चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय एवं अन्य मानक, जो कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हमारे टॉपिक चल रहे हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये टॉपिक चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं और इसके बाद हम जो है MCQs को कवर करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेसिक तौर पर अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है वस्तु एवं सेवाओं के समस्त मूल्यों का एक वर्ष के दौरान जो आकलन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ जो है मतलब यहाँ पे वस्तु और सेवाओं के समस्त मूल्य को प्रदर्शित करते हुए मुद्रा वर्चुअल पथ पर यहाँ पे गमन करती है और इसके अंतर्गत मुख्य 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो आय विधि होती है, एक तो व्यय विधि होती है और एक उत्पादन विधि होती है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जिसे GDP बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान, घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समस्त उत्पादन की जो माप होती है, लेकिन इसका संपूर्ण जो होता है, संपूर्ण उत्पादन देश की जनता को प्राप्त नहीं होता। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन है इसको यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी को जाता है सर्वप्रथम यहाँ पे श्रेय आकलन करने का, जिन्होंने 1968 में यहाँ पे इसका जो है मतलब आकलन किया था। और इनके बाद जो है समय समय पर कई अर्थशास्त्रियों ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के आकलन व अवमूल्यन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय के जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय तो हमने देख लिए, किसी भी देश के उत्पादित उपयोग तथा उपभोक्ता को मिलने वाले आर्थिक लाभ के विषय में अध्ययन राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन तथा उनमें होने वाली वृद्धि को राष्ट्रीय आय में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय के तहत किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसके बाद कुछ चीज़ें और होती है, जैसे कि हमने अभी देखे थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में जो है सबसे पहले इसका आकलन किया था, मतलब उनको जाता है ये श्रेय। ये उस समय शिक्षा शास्त्री पारस बुद्धिजीवी थे। और देखिए दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो कितनी बताई गई? 20 रुपये बताई गई थी। और राष्ट्रीय आय हम देख सकते हैं एक राष्ट्र के एक वर्ष में आर्थिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग से माना जाता है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन की अगर बात करें तो उत्पादन उपभोग वितरण के बारे में जो नियोजित रूप से लेखा जोखा करता है उसे देश की राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है। ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ पे। और एक जो वित्तीय वर्ष यहाँ पे देखने को मिलता है कंप्लीट रूप से, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को यहाँ पे कुल आय को मापा जाता है। और राष्ट्रीय आय का लेखांकन को जो जन्मदाता है अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स को जाता है। इनको जो है 1971 में यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। साइमन कुजनेट्स का जन्म बेलारूस में हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में अमेरिकी नागरिकता अपना ली थी, तो इसलिए USA के ये जाने जाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन में अंतर, तो यहाँ देख सकते देखिए किसी एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और लेखांकन की अगर बात करें, एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं के उत्पादन उपभोग एवं वितरण से संबंधित सांख्यिकी लेखा जोखा, इसको लेखांकन बोला जाता है। फिर राष्ट्रीय आय जो होती है अर्थव्यवस्था की एक निरंतर विकास को सूचित करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की क्रय शक्ति को सूचित किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरी चीज़, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अर्थव्यवस्था की बृहद सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो CSO के द्वारा की जाती है, हमको पता है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आय समिति का जो सर्वप्रथम गठन है वो 1949 में किया गया था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, जबकि IB राव एवं गाडगिल इसके सदस्य थे। इसके अलावा हम देखें तो आधार वर्ष हमको देखने को मिलता है, मतलब वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का आधार वर्ष 2011-12 देखने को मिलता है, जो कि 2015 में यहाँ पे लागू किया गया था। 30 जनवरी 2015 को आधुनिक राष्ट्रीय जो लेखा प्रणाली उसके जनक यहाँ पे देखें तो जो है ग्रेगरी किंग देखने को मिलते हैं। ग्रेगरी किंग इसके जनक माने जाते हैं आधुनिक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक जो होता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का आकलन हो यहाँ पे होता है। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की अगर बात करें तो देखिए मुद्रा के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। सर्वप्रथम अवलोकन जो है दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। इसके अलावा अमेरिकी अर्थशास्त्री S फिशर थे, उन्होंने 1911 में राष्ट्रीय आय का अवलोकन किया। ठीक है।
प्रति व्यक्ति जो आय है 49 रुपये इन्होंने बताया। और भारत के अंतर्गत जो CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना की बात करें तो 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, PC महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है सन 2005 में पूर्णकालिक आयोग के रूप में बदल दिया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है। इसके बाद हम जो है राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है साधन लागत तथा बाजार लागत के रूप में की जाती है। दोनों चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलेगी। जो लागत होती है, ठीक है, लागत किसी उत्पाद को निर्मित करने में वह जो कारक की मूल्य को जोड़कर निकाली जाती है उसे लागत बोला जाता है। और किसी उत्पाद के मूल्य में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए जाते हैं तो उसे उत्पादन का लाभ निकाला जाता है। तो दोनों चीज़ देखिए, साधन लागत यानी कि इसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, यानी कि FC बोला जाता है। और बाजार लागत यानी कि मार्केट कॉस्ट बोला जाता है, इसको MC बोला जाता है। तो यहाँ देखिए प्रमुख मतलब जो साधन लागत की अगर बात करें तो यहाँ देखिए साधन लागत एक प्रकार की निवेशित लागत है, जिसे उत्पादक जो है उत्पाद के उत्पादन जो प्रक्रिया है उसके दौरान उसके कारक के रूप में लिए भुगतान करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ कच्चा माल है, किराया, ऋण का ब्याज है, मजदूरी, उत्पादनकर्ता का लाभ है, तकनीकी खर्चा, ये सभी जो है लागत साधन लागत के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बाजार लागत की अगर बात करें तो मार्केट कॉस्ट बोला जाता है, किसी उपभोक्ता द्वारा उपभोग की वस्तु तथा सेवा खरीदते समय जो होता है किसी सेवा खरीदते समय किसी को अदा करता है। और बाजार लागत साधन लागत पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ने के बाद प्राप्त होती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो होती है उत्पादन कार्य के लिए दिए गए अनुदान को साधन लागत में नहीं जोड़ा जाता, जबकि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत के आधार पर की जाती है, इसलिए बाद में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है। वर्ष 2015 की अगर बात करें यहाँ पर तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो कि CSO के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना को बाजार मूल्य पर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चालू एवं स्थिर कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय जो है उसकी अगर बात करें तो यहाँ स्थिर कीमत पर पहले देख लेते हैं। तो किसी उत्पाद का विगत वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य को स्थिर मूल्य कहा जाता है। जैसे आधार वर्ष क्या देखने को मिलता है हमको 2011 से 12 जो कि लागू हुआ था 30 जनवरी 2015 को। तो इसके आधार पर अगर क्या की जा रही है, राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, तो समझ लीजिए वो स्थिर मूल्य कहलाता है। और अगर चालू मूल्य की अगर बात करें तो चालू मूल्य जब राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य में प्रचलित किसी उत्पाद पर जो कि अधिकतम खुदरा मूल्य जिसे MRP बोला जाता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इस पर मापा जाता है तो उसे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर जो मूल्य है उसमें आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधियाँ है उसकी अगर बात करें तो देखिए राष्ट्रीय आय जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेस ने 60 वर्षों तक अमेरिका, जापान तथा यूरोप के लगभग 147 देशों के आर्थिक सांख्यिकी संकेतों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय आय के मापने के लिए कुल 3 विधियां यहाँ पे निकाली। कौन कौन सी? एक तो उत्पादन विधि थी, एक तो आय विधि थी और एक उपभोग विधि। ठीक है, तो उत्पादन विधि के अंतर्गत तीनों चीज़ यहाँ पे आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, आय विधि के अंतर्गत हमको मजदूरी, वेतन, लागत, किराया देखने को मिलता है। और उपभोग विधि के अंतर्गत आपको उपभोग, निवेश और सरकारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए सबसे सही तरीका है उत्पादन विधि। अंतिम उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यहाँ देखने को मिलता है। जैसे गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड, ब्रेड से पिज्जा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ से धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ते जाती है, प्राइस भी। आय विधि में उत्पादन के कारक से मिलने वाले प्रतिफल का योग देखने को मिलता है। जैसे पूंजी, प्रवेदन, उद्यमी, जहाँ कारक ज्ञात हो ये चीज़ देखने को मिलती है। मात्र निजी एवं सरकारी जॉब तक ही ये सीमित होता है। उपभोग बचत विधि की अगर बात करें तो जहाँ ये ज्ञात हो, भारत के में जो है बिल न देने की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, ज़्यादा खर्च रजिस्टर्ड नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर राष्ट्रीय आय को मापने की विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट ओवरव्यू। इसके बाद अब हम देखने वाले यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न इसके संबंध में, और ये जो है कुछ विगत वर्ष में पूछे गए IAS PCS में, और दूसरे जो है मॉडल क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और सही ऑप्शन यहाँ पे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए पद दिया गया है और उपयुक्त वर्णन दिया गया है। तो मेल्ट डाउन दिया गया है, तो देखिए मेल्ट डाउन यहाँ पे देखें तो मेल्ट डाउन जो है स्टॉक कीमतों में गिरावट, ये वर्णन इसके संबंध में सही है। दूसरी चीज़ मंदी या जिसे रिसेशन बोला जाता है, समृद्धि दर की गिरावट, ये गलत है।
स्लो डाउन, सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट, ये भी गलत है, यानी कि ओनली एक ही सही है। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए मेल्ट डाउन तो हमने देखे, मेल्ट डाउन का अर्थ प्रतिभूति एवं बंद पत्रों की गिरावट वाली स्थिति से होता है। और मंदी, मंदी हम देख सकते हैं, मंदी मतलब होता है व्यावसायिक एवं औद्योगिक स्तरों की जो निरंतर गिरावट होती है उसे क्या कहा जाता है यहाँ पर मंदी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 3 महीने की जो डाउन ग्रोथ होती है, मंदी होती है। और स्लो डाउन का अर्थ क्या होता है, स्लो डाउन जो कि तीसरा है, स्लो डाउन जो होता है अर्थ जो होता है आर्थिक क्रियाओं की गिरती, यानी कि ह्रासमान स्थिति को बोला जाता है। तो ये चीज़ें हम देखने को मिलती है और यहाँ पे हमारा एक ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे इसमें जो है ऑप्शन का चुनाव करना है, कौन सा सही है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी बोला जाता है उसमें विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई, तो ये गलत है, ठीक है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंक में विगत 1 दशक में कमी आई, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब 2019-20 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है यहाँ पे 7% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो यहाँ पे जो है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, बिल्कुल सही है, ठीक है। औद्योगिक नीति में वास्तविक बदलाव, लाइसेंस नीति में बदलाव हो गया तो लाइसेंस लेने में, स्थापित करने में ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस नहीं करना था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उदारीकरण इसको बोला जाता है। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। और ये कब शुरू हुआ, ये वर्ष 1991 में हमको देखने को मिलता है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक नीति में बदलाव हुआ। इसके तहत हम देखें तो 1991 में ही, यानी 24 जुलाई 1991 से जो उदारीकरण का प्रारंभ होता है। नई उद्योग नीति के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 18 जो उद्योग है उनको छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है डी नंबर का राइट आंसर, यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब ये जो होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक देश में कुल उत्पादन को देश के लोगों की जनसंख्या से विभाजित करता है और देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये हमारे भारत के पर्सन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1867 से 68 के अंतर्गत। इसके अलावा सन 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। तो यहाँ पे देखने को मिलता है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो है इसके अध्यक्ष थे। चलिए हमने पीछे पढ़े थे 2 और जो है इसके सदस्य होते थे, तो उनको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य। आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण कैसे मापा जाता है, ये मापा जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। लॉरेंज वक्र के द्वारा, यानी कि देख सकते हैं हम बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं और इसे हम जो है पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था, ठीक है, इसलिए इसको लॉरेंज वक्र कहा जाता है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो सबसे पहले नॉर्मल अगर पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी, परंतु वैज्ञानिक विधि से अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जो है BKRB राव यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। ये जो है इनको यहाँ पे वैज्ञानिक विधि से अनुमान लगाने का श्रेय जाता है सबसे पहले, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पे उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि 1991 में ही यहाँ पे इनके परामर्श से इनके द्वारा यहाँ पे अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया था, ठीक है। तो इसलिए इनको, और उस समय ये वित्त मंत्री थे भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसी ही बने रहने का कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आर्थिक विकास के लिए कृषि में उद्योग की दिशा में अंतःकरण के महत्व की जनता को अधिकतर जो है जानकारी नहीं है। इस कारण जो है जो अर्थव्यवस्था है वैसी की वैसी बनी हुई है। मतलब भारत की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि हुई, जिससे जीडीपी में भी कई गुना वृद्धि हुई है तथा जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान में बृहद परिवर्तन के बावजूद
भारत की जो व्यावसायिक संरचना बेसिक वैसी बनी है। ठीक है, और हमने देखे प्रमुख कारण क्या है, कृषि से उद्योग की दिशा में अंतःकरण, मतलब जिस प्रकार कृषि का उपयोग किया जा रहा है उसी प्रकार उद्योग का भी यहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर सोशल कैपिटल के जो है मतलब यहाँ पे इसके भाग के रूप में समझा जाता है, जो कि हमने पीछे देख भी चुके हैं एक बार इसको। इसके बाद है राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की बात करें साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो NNP/FC इसको बोला जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली जो वस्तु या फिर देश है उसके पूंजीगत साधनों में विशुद्ध जोड़कर इसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है। और इसकी गणना जो है आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि के माध्यम से की जाती है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। भारत रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला संभावित उपाय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये 3 सही होंगे, यानी कि देखिए एक यहाँ पे गैर सरकारी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, ये सही है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग में मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित जो दशा है उनको आसान बनाना, ये भी सही है। मतलब डी नंबर का हमारा गलत होगा, क्योंकि ये देखिए एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, तो ये गलत है, और गलत है मतलब संभावित उपाय नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जा सकता। तो ध्यान में क्या नहीं रखा जा सकता, देखिए यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, रखा जाता है। विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, ये गलत है, इसको नहीं रखा जाता। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ये रखा जाता है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ध्यान में यहाँ पे रखा नहीं जाता। कब, जब सैद्धांतिक रूप से जो है आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तब। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर देखें तो एक जो है एक खुली अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय मतलब वाई, जिसके अंतर्गत CIGM GXM क्रमशः जो है उपभोग है, निवेश है, सरकारी खर्च है, कुल निर्यात है, कुल आयात है। तो ये सभी जो इंडिकेशन यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है। तो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होगी, देखिए CIGM GXM इन सभी को यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय आय हमको देखने को मिलती है। यानी कि C मतलब होता है उपभोग, I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और G मतलब होता है सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड, X मतलब यहाँ देखिए कुल निर्यात एक्सपोर्ट, और उसके बाद M मतलब होता है कुल आयात। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट रूप से जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगी, सॉरी ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर ये वाला होगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से फिर से देखिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी, यहाँ पे अगर खुली अर्थव्यवस्था है तो खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय देखिए यहाँ पे C+I+G, यानी कि हम देख सकते हैं उपभोग और निवेश और सरकारी खर्च तीनों को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस किया जाएगा, और उसके बाद जो निकलेगा वो बाकी में जोड़ दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो C नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। C नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दिए है। तो कथन क्या है, देखिए यहाँ पे कथन अगर देखें तो यहाँ देखिए भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। तो यहाँ देखिए ये जो है सही है कथन। कारण देख लेते हैं, आलोचना अधिकांश जो है आदर्शों के भेदों पर आधारित है, तो ये भी सही है। यानी कि कथन ए सही है और आर भी दोनों सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर जो है मतलब जो कारण है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। तो ए नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि भारत द्वारा वर्ष 1991 में जारी नई आर्थिक नीति जो कि प्रमुख रूप से अगर देखें तो उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण पर आधारित थी, उनको अपनाए जाने की आलोचना होती रही है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय समंक जो है उसका आकलन किया जाता है।
तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा इसका काम किया जाता है और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो ये देखिए, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर का, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ वर्ष 2004 और 5 की अगर बात करें तो उसके बजाय यहाँ पे 2011 और 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में मान्यता मिली है और इसी के साथ साथ GDP के स्थान पर GB यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन जो है दोनों में बदलाव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो यहाँ देखिए, एक मतलब बी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये जो है आर्थिक वृद्धि का परिचायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्य पर विचार करना है और देखिए यहाँ पे जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, कथन दिया गया पहला, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपगम की आवश्यकता होती है, ये तो सही है। दूसरा कारण, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषय पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो ये गलत है। मतलब यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन तो गलत होगा, ए और आर दोनों सही, ये भी गलत होगा, ए सही है और आर गलत है। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP की वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च स्थिति का संकेत नहीं करती, यदि हम देख सकते हैं यहाँ देखिए, यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती। तो सी नंबर का हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति जो है GDP, उसमें वृद्धि को आर्थिक समृद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन यह आर्थिक विकास के विषय में तब तक नहीं बताता जब तक इसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक रूप से ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय थी, तो ये कितनी थी? इनमें से यहाँ पे कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भी नहीं है, ये बी भी नहीं, सी भी नहीं और डी भी नहीं, तो ई नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2013-14 की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना था? 80, मतलब यहाँ पे देखिए 80,388 यहाँ पे इसका राइट आंसर था 2013-14 के अनुसार। ठीक है, इसके बाद है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर की अगर बात करें तो यहाँ किससे संबंधित है? ये जो है GDP से संबंधित है, बी नंबर का हमारा राइट आंसर, यानी कि भारत में 1950 से लेकर 1980 तक GDP की विकास दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी गई। इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रोफेसर रामकृष्ण ने किया था, जिसका अर्थ जो होता है हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और किसी भी चीज़ से संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था को जो है धीमी गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इसके बाद है, एक्स देश, मतलब कोई देश है जिसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। तो यहाँ देखिए सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, एक्स पूंजी निर्माण होता है, मतलब अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि के लिए एक उत्तरदायी कारक माना है। योजना आयोग के अनुसार अधिक उत्पादकता एवं आय जो होती है, रोजगार के बढ़ते हुए स्तर, वास्तविक पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है, हम देखिए सभी अवरुद्ध व रुके हुए जो उत्पादक है प्रोजेक्ट को क्रियान्वयन किया जाए, तो उससे यहाँ देखिए निकट भविष्य में 8% या उससे अधिक आर्थिक वृद्धि दर होने की यहाँ पे संभावना देखने को मिलती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय आर्थिक समृद्धि दर कितनी थी? तो यहाँ 7.2 यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके पहले अगर देखें तो वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.7 थी। नेक्स्ट है, एशियाई विकास रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की समृद्धि जो है कितनी होगी? तो यहाँ देखिए ये तो गया, हालांकि हमारे लिए कोई क्वेश्चन ये काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 7.2 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा वर्ष देखिए यहाँ पे जो है वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितने रुपए लगाया गया? तो ये इसका राइट आंसर है 10,534, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ए नंबर का राइट आंसर 1868 में, और जिसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए आर्थिक विकास की अगर बात करें तो आर्थिक विकास में हमको संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद
आर्थिक समृद्धि में हमको क्या देखने को मिलता है, आर्थिक समृद्धि की अगर बात करें तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद देखने को मिलता है। संपोषित विकास की अगर बात करें तो ये जो है सतत से संबंधित हमने पढ़े थे पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता यानी कि स्वास्थ्य। तो हम देख सकते हैं, देखिए पहले का कौन सा है, पहले का चौथा है, उसके बाद दूसरे का जो है, दूसरे का पहला है और तीसरे का दूसरा है, और यहाँ पे जो चौथा है, चौथा का कौन सा है, तीसरा, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ दिख रहा है, 4 1 2 3, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर जो है कौन सा कथन सत्य है देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ ऑप्शन में से बताना। पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिस से तात्पर्य है कॉम्परेटिव रेटिंग इंडेक्स फॉर जो है सोवरियंस, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके अलावा देखें तो देखिए टपकन सिद्धांत के तहत प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि के साथ साथ समाज में आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में कमी करने का प्रयास किया जाता है, ये भी सही है। उसके अलावा KPO से क्या तात्पर्य है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये गलत है। IPO से क्या तात्पर्य, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो तीसरे को छोड़कर यहाँ पे 1 2 4 यहाँ पे ये सही है, यानी कि C नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्रिस तो हमने देख लिए, मतलब CRIS मतलब हमने देखे यहाँ पे, देखिए जिसे कंपेरेटिव रेटिंग इंडेक्स सोवरियन बोला जाता है। इसके अलावा टपकन सिद्धांत भी हमने देख लिए। KPO का मतलब जो है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग नहीं होता है, इसका नॉलेज प्रोसेसिंग देखिए जो है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमने देखे थे ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे कि वकालत आदि देखने को मिलती है। IPO भी हमने देखे, तो IPO का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर से जो है किसी कंपनी द्वारा किया गया एक प्रारंभिक निर्गम होता है जो जनता द्वारा अंशदान किया जाता है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं FDI भी देखने को मिलता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत भौतिक संपदा जैसे कारखाने, भूमि, जो अन्य वस्तु होती है उससे आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में जब विदेशी निवेश अपना धन लगाते हैं, विदेशी निवेशक अपना धन लगाते हैं तो उसको FDI बोला जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जैसे हवाला है, हवाला व्यापार अधिकृत जो है विनिमय विदेशी विनिमय चैनलों को बाईपास करने की एक प्रणाली मानी जाती है। उपार्जित आय देखने को मिलती है, अनुपार्जित आय, मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति, ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू और MCQ हमारे कंप्लीट हो गए, किससे संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित, मानक से संबंधित। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, और ऐप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।